A very good morning to all of you. In previous class, we were discussed about the rate constant for the gaseous reaction. गैसेस रिएक्शन के लिए फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट की बात करें तो जैसे अपन कोई भी रिएक्शन जो है वो अगर एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीट होती है तो अपन क्या देखते हैं दैट इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T log base 10 इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अगर कोई भी रिएक्शन गैसेस फेज में कंप्लीट हो रही हो तो अपन क्या देखेंगे इनिशियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट एंड द फाइनल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट। वो था आपके पास कि कैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करते हो, कैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेट करते हो। अब आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे ग्राफ के बारे में, जो जीरो ऑर्डर के ग्राफ है, जो फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, आइए देखते हैं ग्राफ के बारे में कि कौन कौन से ग्राफ प्लॉट होते हैं। ग्राफ सबसे पहले देखेंगे फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बात करें तो सबसे पहला ग्राफ अपन प्लॉट करेंगे इन बिटवीन हाफ लाइफ पीरियड एंड concentration of reactant, half life period and the concentration of reactant। फॉर्मूला क्या होता है हाफ लाइफ पीरियड का जीरो ऑर्डर के लिए? T half is equals to A upon 2K naught। It is the formula of half life period for zero order reaction। The T half is equals to A upon 2K naught, है ना। तो अपने को क्या पता चल रहा है कि T half जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे A किसके लिए स्टैंड करता है? A इज फॉर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट T हाफ इज इक्वल्स टू A अपॉन 2K नॉट, है ना। तो आपके पास ग्राफ क्या रहेगा कि मान लीजिए कि दो एक्सिस है, एक वाई एक्सिस एक एक्स एक्सिस। यहाँ पे अपन ने करा T हाफ लाइफ पीरियड, यहाँ पे करा A। जैसे जैसे इंक्रीज होगा आपके पास T हाफ भी क्या रहेगा? इंक्रीज होगा। जैसे जैसे इनिशियल कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे वैसे वैसे हाफ लाइफ पीरियड भी क्या होगा? इंक्रीज। ओके, एक और ग्राफ प्लॉट करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ही। सेकंड ग्राफ किस किस के बीच में देखो, ग्राफ बिटवीन इनिशियल कंसंट्रेशन, या यूं कह सकते हैं दैट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन। concentration of reactant एंड रेट। इसके बीच में ग्राफ कैसा मिलेगा आपको? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड द रेट ऑफ रिएक्शन। एज यू नो दैट कि फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मीनिंग क्या हो गया कि वो रिएक्शंस जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करती है किसके ऊपर? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। तो डिपेंड नहीं करती है तो अपने पास ग्राफ कैसा आएगा? ये आपके पास ग्राफ हो गया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये कंसंट्रेशन हो गई, ये आपके पास रेट हो गई। डिपेंड ही नहीं करती है तो ग्राफ आपको एक पैरेलल लाइन मिलेगा। ग्राफ आपके पास क्या मिलेगा? तो जीरो ऑर्डर के रिएक्शन में दो टाइप के आपके पास ग्राफ है, एक हाफ लाइफ पीरियड और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में। कि अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज करोगे मींस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट अगर इंक्रीज करोगे तो हाफ लाइफ पीरियड भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। और सेकंड आपके पास ग्राफ कौन सा था? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में। ये अपने को पता है, अगर फॉर्मूला पता है कोई भी तो ग्राफ बनाने में, ग्राफ प्लॉट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर फॉर्मूला ही नहीं आता तो फिर बात अलग है ना। फॉर्मूला अगर आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और रेट के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हो तो ऐसा बनेगा, बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन जो है जीरो ऑर्डर के लिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड ही नहीं करती। अगर ये देखते हो तो T हाफ इज इक्वल्स टू आपके पास A अपॉन 2K नॉट। ये हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन
is directly proportional to the initial concentration of the reactant. Okay, तो ये थे जीरो ऑर्डर के ग्राफ। अब डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर। ग्राफ और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ग्राफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहला ग्राफ, फर्स्ट ग्राफ किस किस के बीच में देखो, नेचुरल लॉग a अपॉन a माइनस एक्स एंड t के बीच, या अपन इसको यूं भी लिख सकते हैं, log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू सॉरी वर्सेस t के, इनके बीच में ग्राफ। ओके, मैंने क्या कहा कि अगर आपको इक्वेशन पता है, अगर आपको फॉर्मूला पता है, तो ग्राफ प्लॉट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। कि सर हमें तो पता ही नहीं कि कैसे, तो देखो भैया अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो फिर तो रट्टा मारोगे तो भी काम नहीं चलेगा। फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है देखो, कि K1 इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स, log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। ये जो इक्वेशन है इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, कि log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू K1T अपॉन 2.303, K1T अपॉन 2.303 लिख, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां से ये नीचे आ गया, log बेस 10 इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन इक्वल्स टू K1T अपॉन 2.303। ओके, अब देखिएगा आपको ग्राफ किसके बीच में प्लॉट करना है, log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स वर्सेस c की। ग्राफ की इक्वेशन क्या, सबको पता है ग्राफ की इक्वेशन क्या देती है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ग्राफ, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। y एक्सिस पे ये आ गया, x एक्सिस पे t आ गया आपके पास। ये m क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे ये m हो गया आपके पास स्लोप, ये m क्या हो गया आपके पास स्लोप हो गया। c, व्हाट इज द c, c इज द इंटरसेप्ट। c क्या है आपके पास, इंटरसेप्ट। सर इंटरसेप्ट का मीनिंग क्या है, कि आपको ये बताता है कि ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो, कि अगर c की कुछ वैल्यू आ जाती है तो ग्राफ जीरो से थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होता है। यहाँ पे c की कोई वैल्यू नहीं, देखो t आपके पास क्या है x एक्सिस पे, m क्या है स्लोप, तो स्लोप आपके पास क्या है, K1 अपॉन 2.30, ये आपके पास क्या आ जाएगी स्लोप। c, यहाँ पे c में कुछ भी नहीं है, तो इंटरसेप्ट की वैल्यू आपके पास क्या है, जीरो। वहां पे जो पहले c देख रहे थे वो आपके पास था इंटीग्रेशन कांस्टेंट, यहाँ पे जो c है वो आपके पास क्या है, इंटरसेप्ट। तो सर ग्राफ कैसे बनेगा, तो देखो ग्राफ कैसे बनेगा, कि ये आपके पास आ गया। अब देखो टाइम को ले लेते हैं अपन x एक्सिस पे, और इसको ले लेते हैं log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स को y एक्सिस। log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स को क्या कर लेते हैं, y एक्सिस पे ले लेते हैं। अब इंटरसेप्ट की वैल्यू जीरो है, तो ग्राफ कहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से, ये आपके पास ग्राफ आएगा, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये स्लोप हो गई, कितनी होगी, t अपॉन 2.303, ये आपके पास क्या आ गया, स्लोप। तो ये ग्राफ मिलेगा आपको किसके बीच में, log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स वर्सेस टाइम के बीच, है ना। log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन मिलता है विद स्लोप ऑफ, सॉरी यहाँ पे t लिख दिया मैंने, k आएगा k अपॉन 2.303, k अपॉन 2.303। ये फर्स्ट ग्राफ है किसका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। ओके, अब अपन देखते हैं कि सेकंड ग्राफ कैसे मिलेगा। सारे ग्राफ जो है
वो रेट कांस्टेंट वाले फॉर्मूले से मिलेंगे, जब K1 इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T log बेस 10 A अपॉन A माइनस एक्स। जितने भी आपके पास फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ हैं, वो 3 ग्राफ हैं ऐसे, तीनों के तीनों इसी फॉर्मूले से मिलेंगे आपको ना। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट ग्राफ। नेक्स्ट देखिएगा, ग्राफ बिटवीन log बेस 10A वर्सेस टाइम, log बेस 10A वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ। अपने को इक्वेशन पता है बच्चों, अभी अपन ने देखी थी, क्या आया था अपने पास कि log बेस 10 A अपॉन A माइनस एक्स, log बेस 10 A अपॉन A माइनस एक्स इज इक्वल्स टू क्या था अपने पास 2.303। 2 मिनट इक्वेशन देख लेते हैं क्या था। K1T अपॉन 2.303 ये अपने पास इक्वेशन है ना। मैंने कहा किसके बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, log बेस 10A और टाइम के बीच। चलो अभी कर देते हैं। देखो log बेस 10A माइनस log बेस 10A माइनस एक्स के। सर ये क्यों लिखा, मैंने कहा अगर दो वैल्यू आपके पास log में डिवाइड में हो तो इसका मीनिंग क्या होता है कि वो माइनस। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ दैट log बेस 10A माइनस log बेस 10A माइनस एक्स, ऐसे लिख सकते। इक्वल्स टू क्या है मेरे पास K1T अपॉन 2.303 ये है मेरे पास। अब ग्राफ किसके बीच में चाहिए, देखो एक तो log बेस 10A और एक टाइम के बीच। ये जो log बेस 10A माइनस एक्स है उसका मैं साइड चेंज कर देता हूँ। तो साइड चेंज करूंगा तो क्या आएगा कि log बेस 10A इज इक्वल्स टू K1T अपॉन 2.303 प्लस log बेस 10A माइनस एक्स, log बेस 10A माइनस एक्स। अब ये आपके पास क्या आ गया y इज इक्वल्स टू mx प्लस आपके पास c। ये m क्या हो गया K1 अपॉन 2.303, ये c क्या हो गया आपके पास, ये हो गया c इंटरसेप्ट दैट log बेस 10A माइनस है ना। तो सर ग्राफ कैसा मिलेगा, मैं कभी बना देते हैं कि आपके पास ये क्या आ गया टाइम, ये आपके पास क्या आ गया log बेस 10A। अब ग्राफ कैसा मिलेगा, जीरो से तो स्टार्ट होएगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेप्ट की वैल्यू है log बेस 10A माइनस एक्स, तो थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट, ये आपके पास ग्राफ मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगी, स्लोप हो जाएगी K1 अपॉन 2.303। ये आपके पास क्या हो गया, इंटरसेप्ट कितना है log बेस 10A माइनस एक्स, ये इंटरसेप्ट हो गया। ये y एक्सिस हो गया आपके पास x एक्सिस, y एक्सिस पे क्या आ गया log बेस 10A, x पे क्या आ गया आपके पास टाइम आ गया। ये log बेस 10A माइनस एक्स क्या हो गया, इंटरसेप्ट हो गया। और K1 अपॉन 2.303 आपके पास क्या हो गया, स्लोप हो। ओके, तो ये क्या था, सेकंड ग्राफ था किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के। थर्ड ग्राफ एक और है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड ग्राफ देखिएगा, log बेस 10A माइनस एक्स मीन्स फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। A माइनस एक्स का मीनिंग क्या हो गया, फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। A का मीनिंग क्या था, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो इससे पहले जो ग्राफ अपन ने प्लॉट करा था वो किसके बीच में था, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, इनिशियल कंसेंट्रेशन और टाइम के बीच में था। यहां अपन जो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं वो क्या है, फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और टाइम के बीच। अब जनरली अगर आप देखोगे, एक
सोचने वाली बात है ये कि फाइनल कंसंट्रेशन टाइम के साथ फाइनल कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, कि जैसे जैसे अगर आपके पास रिएक्शन कंप्लीट हो रही है वैसे वैसे प्रोडक्ट सॉरी रिएक्टेंट का अमाउंट तो क्या होगा, कम होगा ना। तो आइए देखिए ग्राफ कैसे मिलेगा। log base 10 a अपॉन a माइनस एक्स इक्वल्स टू k1t अपॉन 2.303, ये अपने पास फॉर्मूला है। मैंने कहा मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, log base 10 a माइनस log base 10 a माइनस एक्स इक्वल्स टू k1t अपॉन 2.303। आपने कहा सर एकदम लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं तो अच्छी बात है। चलिए मैंने कहा आपको ग्राफ किसके बीच में चाहिए, इसके और टाइम के बीच में, तो इसको तो यहां रखना ही पड़ेगा, इसको उस साइड लेके चले जाओ। तो क्या आएगा, माइनस log base 10 a माइनस एक्स इक्वल्स टू k1t अपॉन 2.303। यहाँ पे ये किस में है, सर यहाँ पे तो ये प्लस में है, तो इधर आके किस में हो जाएगा, log base 10 है माइनस हो जाएगा। इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा आपके पास, log base 10 a माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस k1t अपॉन 2.303 प्लस का क्या आ गया, log base 10 a आ गया। अब देखो ये तो आपके पास कहाँ आ गया, y एक्सिस, टाइम कहाँ आ गया आपके पास, x एक्सिस पे, ये क्या हो गया आपके पास इंटरसेप्ट। k1 अपॉन 2.303 किस में है बच्चों, नेगेटिव में। k1 अपॉन 2.303 किस में है, नेगेटिव में। मतलब स्लोप जो है वो नेगेटिव रहेगी। स्लोप कौन सी रहेगी, नेगेटिव। मींस डिक्रीज होती है फाइनल कंसंट्रेशन किसके साथ, टाइम के साथ। तो ग्राफ आपको कुछ ऐसा मिलेगा, टाइम log base 10 a माइनस एक्स, और जो ग्राफ है वो कुछ ये आपके पास k1 अपॉन 2.303 क्या आ गया आपके पास, नेगेटिव स्लोप आ गया। नेगेटिव स्लोप आ गया। ये मेन इंपॉर्टेंट ग्राफ थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, है ना। तीन ग्राफ, log base 10 a अपॉन a माइनस एक्स वर्सेस टाइम के बीच में, log base 10 a और टाइम के बीच में, और log base 10 a माइनस एक्स और टाइम के बीच में। तीन ग्राफ थे फर्स्ट ऑर्डर के। एक और अभी ग्राफ देखेंगे हाफ लाइफ पीरियड और टाइम के, सॉरी हाफ लाइफ पीरियड और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच। देखिएगा एक और ग्राफ बहुत इजी, हाफ लाइफ पीरियड एंड इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में ग्राफ प्लॉट करना, हाफ लाइफ पीरियड और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच। इनिशियल कंसंट्रेशन और टी हाफ के बीच, इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करना। फॉर्मूला पता है अपने को, फॉर्मूला क्या है, टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन क्या है आपके पास केवल, टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन केवल। अब बताओ कहीं पे भी इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल तो छोड़ो फाइनल भी आ रही है क्या, या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट भी आ रही है, कुछ भी नहीं आ रहा। इनिशियल कंसंट्रेशन अपन किसकी ले रहे हैं, यहाँ पे रिएक्टेंट की ले रहे हैं। तो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन कहीं फॉर्मूले पे आ रही है, जैसे अगर मैं जीरो ऑर्डर के लिए बात करूं तो क्या आ रहा था कि टी हाफ ए अपॉन 2k नोट, ये आ रहा था अपने पास जीरो ऑर्डर के लिए। टी हाफ इज इक्वल टू ए अपॉन 2k नोट। तो अपन ने कह दिया कि जैसे जैसे इनिशियल कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे हाफ लाइफ पीरियड भी क्या होगा आपके पास इंक्रीज। वो तो ऑब्वियस बात है कि अगर पहले 5 है फिर 10 कर दिया 15 कर दिया 100 कर दिया तो हाफ लाइफ पीरियड इंक्रीज होगा।
यहाँ पे अपन ने जो फॉर्मूला डिराइव करा उसमें टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन कहीं आई नहीं, इनिशियल क्या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी नहीं आ रही, फाइनल कंसंट्रेशन भी नहीं आ रही, तो आपके पास क्या रहेगा कि डिपेंड नहीं करती है, और जब डिपेंड नहीं करेगी तो आपको फॉर्मूला क्या मिलेगा, सॉरी ग्राफ क्या मिलेगा, ये है ना। तो ये कुछ ग्राफ थे जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, ओके। और अपना जो सिलेबस है उसमें जीरो और फर्स्ट ऑर्डर ही है, सेकंड ऑर्डर की अपन बात नहीं करते हैं कि सेकंड ऑर्डर में क्या करें, ओके। पर ये ध्यान रखना कि सेकंड ऑर्डर में आपके पास जो हाफ लाइफ पीरियड है वो डिपेंड करेगा, टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ना। ये ध्यान रखना इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा किसके लिए, ये जो ग्राफ, ये जो आपके पास रिलेशन है वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। कभी एग्जाम में आ जाए, नहीं आएगी ये मेरे को पता है क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है कि ओनली फॉर जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर के लिए जो टी हाफ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कंसंट्रेशन के लिए के पर, और जीरो ऑर्डर के लिए जो आपके पास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि कोई भी आपके पास nth ऑर्डर की रिएक्शन हो तो उस पे इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या रिलेशन होता है हाफ लाइफ पीरियड के साथ आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। एक टर्म और मेरे को क्लियर कर लिया आपको, मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बताया था, दैट एक्टिवेशन सॉरी दैट आयोनिक रिएक्शन जो है वो बहुत फास्टली कंप्लीट हो जाती है, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाती है। अपन ने देखा था कि ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन we can classified, या on the basis of velocity of reaction we can classified chemical reaction into three types. First is fast, second is slow and third is average. मैंने कहा फास्ट रिएक्शन जो है वो बहुत कम टाइम में कंप्लीट हो जाती है, तो उसका रीजन क्या रहता है, उसका रीजन रहता है कि उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है, उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो बहुत कम होती है। देखो कुछ बातें हैं जो बताना बहुत जरूरी है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, बहुत कम। एक्टिवेशन एनर्जी सर होती क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गया, देखो कि जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, एक सिंपल सा कंसेप्ट ध्यान में रखना कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, कुछ डाउट्स जो है वो मन में क्लियर हो। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, उसमें क्या होता है कि पहले रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में कॉलिजन करते हैं, और कॉलिजन करने के बाद में आपको क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है। रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, कॉलिजन करेंगे, कॉलिजन करने के बाद वो किसका फॉर्मेशन करेंगे, प्रोडक्ट का। अब एक बात बताओ कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स यूं यहां पड़े हैं, इनमें यहां से यहां तक आने के लिए भी एनर्जी नहीं है, तो पहले इनको कॉलिजन करवाना पड़ेगा। ये कॉलिजन करेंगे, कॉलिजन करेंगे तो क्या होगा बच्चों की, कॉलिजन के बाद वो एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन करते हैं। कि सर ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, ट्रांजिशन स्टेट का मीनिंग ये हो गया कि जो पुराने बॉन्ड है रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स में वो तो डिसोशिएट होते हैं, और कुछ न्यू बॉन्ड्स का क्या होता है, फॉर्मेशन। कि सर कैसे, मैंने कहा मान लीजिए कि आपके पास दो रिएक्टेंट है, ए बी ए प्लस सी डी है, इससे किसका फॉर्मेशन हो रहा है, ए सी का, और बी डी का फॉर्मेशन। अब देखो क्या होगा, ए बी के बीच में पहले बॉन्ड था, सी डी के बीच में भी बॉन्ड था, अब नया बॉन्ड किसके बीच में बना है, ए सी के बीच में और बी डी के बीच में। तो ट्रांजिशन स्टेट क्या होगी कि कुछ पुराने बॉन्ड जो हैं वो पार्शियली डिसोशिएट होते हैं, पार्शियली डिसोशिएट होते हैं, डैश से शो कर रहा हूं, मतलब पार्शियली डिसोशिएट हो रहे हैं, और कुछ न्यू बॉन्ड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। इस स्टेट के फॉर्मेशन के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको अपन कौन सी एनर्जी कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है वो रिएक्शन जल्दी कंप्लीट हो जाती है। फिर दिमाग में एक और क्वेश्चन आया होगा शायद आपके, कि मैंने आपको कहा कि कैटलिस्ट दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव वाले जब अगर आप यूज करते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होती है, और नेगेटिव वाले यूज करते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, डिक्रीज। तो जो पॉजिटिव कैटलिस्ट है उसका काम क्या होता है, व्हाट इज द वर्क ऑफ द पॉजिटिव कैटलिस्ट, कि पॉजिटिव कैटलिस्ट जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। पॉजिटिव कैटलिस्ट जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को कम कर देते हैं, जिससे ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन जल्दी होगा, और इतनी जल्दी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी
आपके पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी क्या होगा, उतना ही जल्दी होगा। अगर आपने नेगेटिव कैटलिस्ट ऐड करा है उसके अंदर, तो नेगेटिव कैटलिस्ट ऐड करोगे तो क्या होगा कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन लेट होगा, और जितना लेट ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी उतना लेट होगा, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो ये कुछ रीजन थे क्योंकि अपने दिमाग में होने चाहिए। अब अपने सिलेबस में ओनली फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तक का ये एक्टिवेशन एनर्जी का कंप्लीट टॉपिक है नहीं अपने पास। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है रेट कांस्टेंट पे, ये भी अपने पास नहीं है ना। तो ऐसा नहीं है कि अपन इसको नहीं करेंगे, बट एक बार के लिए इसको यही स्टॉप कर, है ना। पहले अपन जो नेक्स्ट क्लास रहेगी कल से, उसमें अपन क्या डिस्कस करेंगे, हेलो एल्केन एंड हेलो एरी, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ 11th की बातें भी वहां आएगी तो उसको भी अपन रिवाइज करेंगे। तो कल से अपन स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर ऑफ सेकंड बुक, और एनसीईआरटी का यूं देखें तो 10th चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरी। बिकॉज अपना फर्स्ट टारगेट क्या है कि अपने को टर्म 1 का सिलेबस जो है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है। ओके, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।